हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवीज। और आज हम रियलिज्म के ऊपर बात करेंगे। रियलिज्म के पहले हमने आइडियलिज्म डिस्कस किया है, बहुत ही थोरोली डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप पहले देख लो, उसके बाद ही रियलिज्म को देखोगे, तभी आपको पता चल पाएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे आइडियलिज्म के साथ रियलिज्म। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कॉम्बाइन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्बाइन का मतलब कुछ फीचर्स आइडियलिज्म के दे देंगे, कुछ फीचर्स रियलिज्म के दे देंगे। कॉम्बाइन करके क्वेश्चन करेगा कि कौन सा दोनों में है, कौन सा दोनों में नहीं है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो दोनों को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आइडियलिज्म का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप पहले देख सकते हैं। तो ये रियलिज्म है। रियलिज्म के बारे में रामातीर्थ क्या कहते हैं, स्वामी रामातीर्थ, जो कि बहुत ही बड़े प्रसिद्ध मॉन्क है इंडिया के, वो क्या कहते हैं? रियलिज्म इज ए बिलीफ और थ्योरी व्हिच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस। ये दुनिया हमें जैसी दिखती है, ये दुनिया जैसी अपीयर हो रही है हमारी आंखों के सामने, वही वास्तव में रियल है। रियलिज्म क्या बताता है? द वर्ल्ड एज इट इज, ऐसे करके क्वेश्चंस भी आते हैं। द वर्ल्ड एज इट इज करके कौन सी फिलोसॉफी कहता है? वो कहता है रियलिज्म। ओके, तो ये कहना है स्वामी रामातीर्थ। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रियलिज्म डेवलप कब हुआ? रियलिज्म डेवलप एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसॉफी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। रेनेसां पीरियड से ही इसका एवोल्यूशन ज्यादा हुआ या फिर पॉपुलराइज ज्यादा हुआ, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, तो ये फिलोसॉफी इट इज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के अगेंस्ट में ये फिलोसॉफी आया है, क्योंकि आइडियलिज्म क्या करता है? आइडियलिज्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बताता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी या फिर आइडिया के बारे में ज्यादातर फोकस करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर फोकस करता है, ऐसे वर्ल्ड के बारे में बताता है जो वर्ल्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं। जैसे कि हम पढ़े हैं प्लाटो के डाइकोटोमी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर्स। वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो कि यहाँ है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो वर्ल्ड के बारे में बहुत हाईलाइटेड करके बताता है। और नेगलेक्ट किसको करता है? वर्ल्ड ऑफ थिंग्स को, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को, इसी वर्ल्ड को वो नेगलेक्ट करता है। और इसके अगेंस्ट में आए है कौन? रियलिज्म आए, और ये बताएंगे कि ये दुनिया ही रियल है भाई, जो दिख रहा है वही रियल है। आपका जो ट्रांसडेंटल दुनिया है, जो कि इंद्रियातीत दुनिया है, वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये रियलिज्म और एक चीजों के लिए आया, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस को लेकर आ रहा है, साइंस के डेवलपमेंट से ये ज्यादा पुख्ता हो जाएगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, तो फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है अरिस्टोटल, क्योंकि अरिस्टोटल जो लॉजिक देते हैं, अरिस्टोटल जो इंडक्टिव डिडक्टिव कॉन्सेप्ट देते हैं, थिंकिंग के नए आयाम को बताते हैं, ये रियलिज्म का बेस है। ओके, तो रियलिज्म दो शब्द से बना है, रियल और इज्म। रियल का मतलब जो दिख रहा है, जो रियल में है, जो मैटर हमारे सामने है, उसी का नॉलेज लेना ही वास्तव में रियलिज्म है, उसी का अध्ययन करना ही रियलिज्म है। तो रूट वर्ड जो रियल है, रियल का रूट वर्ड क्या है? तो रियल का रूट वर्ड है ग्रीक वर्ड रेस, RES, रेस, और उसका मतलब है मैटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस SSB में आया था। रियलिज्म किसके ऊपर फोकस करता है? ये करता है मैटर के ऊपर, मैटर के ऊपर। इट टॉक्स अबाउट रियल वर्ल्ड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। मैटर रियल है और ये वर्ल्ड भी रियल है। आइडियलिज्म क्या कहता है? ये वर्ल्ड क्या है? ये वर्ल्ड मियर एक रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शंस है, जो कि फिर बताएंगे कौन? बताएंगे शंकराचार्य, बताएंगे जगत मिथ्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं? आइडियलिस्ट बता रहे हैं कि ये दुनिया का एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर ये दुनिया मियर एक स्वप्न जगत जैसा ही है। लेकिन रियलिज्म बताएंगे कि रियल वर्ल्ड सच में रियल है, मैटर्स भी रियल है। तो इसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन हो रहे हैं? इसके प्रोपोनेंट्स हो रहे हैं अरिस्टोटल, इनको तो फादर कहा जाता है, फिर है जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन, व्हाइटहेड, रॉसल्स। ओके, ये सारे हो गए रियलिज्म के प्रोपाउंडर। इंडियन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैनिज्म कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की बात ज्यादा करता है, ओके, रियलिस्ट के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जो रियलिस्ट है चारवाक फिलोसॉफी है। चारवाक फिलोसॉफी, जब हम इंडियन फिलोसॉफी पढ़ेंगे, आस्तिक और नास्तिक, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें एक नास्तिक धर्म है, नास्तिक रिलीजियन है, वो है चारवाक। और चारवाक डायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो इंडियन फिलोसॉफी का रियलिज्म है। और एक अगर हम देखेंगे जो षड दर्शन है, छेद दर्शन है, जो कि ऑर्थोडॉक्स है, जो कि वेद को मानने वाले है, आस्तिक धर्म है। आस्तिक में से भी एक फिलोसॉफी ऐसा है जो कि वैशेषिका है, जो कि कन्नड़ ने दिया है, ये भी
इंडिकेट करता है रियलिज्म की तरफ। ये भी मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। एटोमिस्टिक इंडियन फिलोसॉफी इसको कहा जाता है। एटोमिस्टिक, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसके बारे में ये ज़्यादा फोकस करता है। ओके, फिर हो गया फीचर्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के एक दो फीचर्स भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लो। इसका स्लोगन आप देख लो, स्लोगन हो गया थिंग्स रादर देन वर्ड्स, थिंग्स रादर देन वर्ड्स। यह फिलोसॉफी किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देगा? ये थिंग्स के ऊपर, मैटर के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, इसीलिए इनका स्लोगन भी है थिंग्स रादर देन वर्ड। ओके, उल्टा हो जाएगा तो आइडियलिज्म हो जाएगा। वर्ड्स रादर देन थिंग्स, ये हो जाएगा आइडिया रादर देन थिंग्स। थॉट्स रादर देन थिंग्स, ऐसे हो गया तो ये आइडियलिज्म हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बता रहे? ये बता रहे फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन देयर एक्सपोजिशन। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले चीजें आएगी, पहले थिंग्स आएगा, उसके बाद ही उसके धर्म, उसके गुण, उसके सब कुछ आएंगे। ओके, एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इमेजिनरी। ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई इमेज नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रियल है, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर आप चारबाग को पूछोगे ये क्या स्वप्न जगत है, तो ये कहेगा क्या, मैं इसको लेके आपके माथे पर मारता हूँ, तब पता चल जाएगा कि ये रियल है या ये स्वप्न। ओके, तो सही बात है, जो चीजों को हम देखते हैं वास्तव में वो रियल है। ओके, तो रियलिस्ट क्या कहेंगे? रियलिस्ट कहेंगे कि जो चीज वास्तव में हम देख रहे हैं उसको नकार नहीं सकते, ये वास्तव में रियल है। ओके, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ये और एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। इस दुनिया को छोड़ के और कोई भी दुनिया नहीं है। जिस दुनिया को हम देख नहीं सकते, जिस दुनिया को हम टेस्ट कर नहीं सकते, जिस दुनिया को हम महसूस ही कर नहीं सकते, ऐसी दुनिया होती नहीं है। ओके, मैन इज ए पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और ये मैन को किसने नहीं बनाया है? कोई गॉड ने नहीं बनाया है, कोई आइडिया का वर्ल्ड ने नहीं बनाया है। मैन खुद एक पार्ट है इस दुनिया का, इस मटेरियल वर्ल्ड का। ऐसे कहना है किसका? ऐसे कहना है रियलिस्ट का। ये हो गया फीचर्स ऑफ रियलिज्म। और भी थोड़ा बहुत फीचर्स है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। रियलिज्म और एक मुद्दे पर बहुत ही गहरे विचार रखता है, वो हो गया हमारे सारे के सारे एक्सपीरियंस। आइडियलिस्ट क्या कहते हैं? हमारे एक्सपीरियंस क्या होता है? हमारे थॉट प्रोसेस के आधार पर हमारे एक्सपीरियंस होता है, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये इसको नकार देते हैं और कहते हैं अगर बाहर के सारे वर्ल्ड अगर सही है, राइट है, रियल है, तो उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। आवर एक्सपीरियंस इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा, इसीलिए ये बोल रहा है आवर एक्सपीरियंस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड फैक्टर्स, आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये सारे क्या करते हैं? एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट। हमारा सारा अनुभव बाहर की दुनिया के आधारित है। अगर ऐसे कहो कि बाहर में ज़्यादा धूप होगा, बाहर में ज़्यादा गर्मी होगी, बाहर में ज़्यादा बारिश होगी, तो उसका प्रभाव आपके मन में भी पड़ेगा, आपके शरीर में भी पड़ेगा, आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये इनका कहना है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थिंग्स जो होते हैं उसी के जरिए ही, उसी के एक फिक्स्ड अनुपात में ही जीव पैदा होते हैं। जीव को कोई भी निर्माण कर नहीं सकता। यहाँ पर जो जीव बन रहे हैं वो कोई कॉन्शियस चीज है, कोई अनकॉन्शियस चीज है, ये दोनों एक फिक्स्ड अनुपात से मिश्रण होके ही निकल रहे हैं। जो पहला इंसान बना हुआ होगा या फिर पहला जीव बना हुआ होगा, जो कुछ जेली हम बोल रहे हैं, वो जेली भी ऐसे कुछ मिश्रण से ही बन रहे हैं। ओके, ऐसे करके चारबाग भी बताता है। चारबाग का जो फिलोसॉफी है वो भी यही कॉन्सेप्ट को ही बताता है। चारबाग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? चारबाग डिस्क्राइब करते हैं पान के पत्ते से। पान के पत्ते में रेड कलर नहीं है, या फिर वो जो नट्स रहता है, पान के पत्ते रहते हैं, उसमें लाल कलर नहीं है, लेकिन वो सब जब मिक्स हो जाता है, एक फिक्स्ड अनुपात में मिक्स हो जाता है, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स्ड हो जाता है, वहां से लाल रंग निकलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस चीजों को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करेंगे, तो निश्चित रूप में कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई जीव निकलेगा ही निकलेगा। तो ये मानना है रियलिज्म का। ओके, फिर रियलिज्म कहते हैं नॉलेज एक्वायर थ्रू सेंसेस आर रियल। हम सेंस के द्वारा जो कुछ ले रहे हैं ये सब रियल नॉलेज है। ओके, तो ये कहते हैं सेंसेस आर द गेटवे। सेंस ही सबसे बड़ा गेटवे है इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए। ओके, इट फोकस ऑन साइंटिफिक रियलिटी ऑफ मैटर। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। साइंटिफिक बुनियाद, साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ फिलोसॉफी किसने डाला है? तो ये रियलिज्म ने डाला है। ओके, साइंटिफिक रियलिटी ऑफ मैटर, मैटर की जो साइंटिफिक रियलिटी है इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है। फिर हो गया रियलिस्ट क्या बताते हैं? रियलिस्ट
बताते हैं कि ये सारा संसार कैसे चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई ऊपर में बैठा हुआ नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, ये नेचुरल लॉ के द्वारा चल रहा है। नेचर में ऐसे लॉ ऑटोमेटिक है, आपने कोई भी भगवान नहीं बनाया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुपर नेचुरल पावर ऊपर में नहीं है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ये नेचुरली बना हुआ है। ओके, ये बात करता है मैटर ओवर माइंड, पहले मैटर है उसके बाद माइंड है। ओके, तो क्या है इसका मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ऑफ रियलिज्म भी हम थोड़ा देख लेते हैं। मैटर इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, ओनली अल्टीमेट रियलिटी, मैटर ही सत्य है, ये दुनिया ही सत्य है। मैटर हैज इट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आइडियलिस्ट क्या बताते हैं, माइंड हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, आइडिया हैज इट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और मैटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है मैटर हैज इट इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, मैटर इंडिपेंडेंट है, मैटर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमने जो पढ़ा था आइडियलिज्म में, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, और वहाँ का जो आइडिया है, आइडिया का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में इस दुनिया में आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था, आइडिया के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं मैटर हैज इट ओन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, इसका खुद का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, ये किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है खुद के आइडेंटिटी के लिए। इसीलिए ये फिजिकल वर्ल्ड भी क्या हो जाएगा, ये फिजिकल वर्ल्ड भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये फिजिकल वर्ल्ड भी रियल हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, सभी ऑब्जेक्ट का खुद का प्रॉपर्टीज है। अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो लाल है, काले है, छोटा है, बड़ा है, ये सारे आप देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टीज को बयान कर रहा है। ओके, यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ह्यूमन थॉट्स के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। यूनिवर्स एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। ओके, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ह्यूमन थॉट्स के ऊपर, ना परसेप्शन के ऊपर, ना आइडियाज के ऊपर, किसी के भी ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, जो कि आइडियलिस्ट बताते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, आइडियलिस्ट बताते हैं कि वर्ल्ड को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है या फिर कोई सुप्रीम पावर ने बनाया है, ऐसे करके आइडियलिस्ट बोलते थे। लेकिन रियलिस्ट बोलेंगे वर्ल्ड इज सेल्फ कॉज, दुनिया वैसे ही बना है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, वर्ल्ड इज ए सेल्फ रेगुलेटेड मशीन, ये एक मशीन जैसा है। लेकिन अब मशीन बोलोगे तो फिर आ जाएगा इसका इन्वेंटर कौन है, ओके, किसने इस मशीन को बनाया है। लेकिन रियलिस्ट बोलते हैं नहीं, ये जो दुनिया है, दुनिया सेल्फ कॉज है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, और ह्यूमन इसका एक पार्ट है, ह्यूमन इसका एक अंश है, ह्यूमन भी दुनिया को नहीं बनाता, ह्यूमन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, फिर ज्ञान मीमांसा क्या कहता है, एपिस्टोमोलॉजी क्या कहता है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर नॉलेज की बात किया जाएगा, कौन सा नॉलेज राइट नॉलेज होगा, नॉलेज इज डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस से ही हम नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे या फिर वेरीफाई करेंगे। रियलिस्ट क्या मानते हैं, रियलिस्ट मानते हैं कि हमारे जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का एक पार्ट है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। अगर हमारे बॉडी में ब्रेन काम करना बंद हो जाए तो आपका इंटेलेक्ट भी काम करना बंद हो जाएगा। अगर आपका याददाश्त चली गई है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं न्यूरल फंक्शन में डिस्टरबेंस हुआ है, इसके चलते आपका इंटेलेक्ट का क्षमता कम हो गया है या फिर आपका इंटेलेक्ट डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए रियलिस्ट बोल रहे हैं इंटेलेक्ट कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये ब्रेन की फंक्शनिंग है। ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस है, जिसका जितना बेहतर कनेक्शंस हो पा रहा है, वो उतना बेटर इंटेलेक्चुअल बन पा रहा है। इसको लेके अभी जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, उसी के ऊपर ही ज्यादातर स्टडी कर रहे हैं, कैसे कैसे न्यूरल पाथवेज क्रिएट होता है, कैसे कैसे एक्सॉन सिनेप्स ये क्रिएट होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे ब्रेन में ईईजी के मशीन के द्वारा कैसे कैसे हमारे ब्रेन में कैसे कैसे नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है, कैसे मेमोरी, कैसे परसेप्शंस बनते हैं, ये सारा कुछ ब्रेन साइंटिस्ट या फिर कॉग्निटिव साइंटिस्ट देखते हैं। और वो भी बताते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन, फिक्स पार्ट ऑफ ब्रेन, ऐसे करके वो बताते हैं। ओके, तो ये भी रियलिस्ट बता रहे हैं साइंटिफिक आधार से। ओके, तो फिर हम देखेंगे रियलिज्म का एक्सियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मूल्य मीमांसा क्या कहता है। रियलिस्ट कंसीडर किसको करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड
वर्ल्ड को रियल मानते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड को रियल मानने से क्या करेंगे, वो सारे व्यक्तियों के लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। द फॉरमोस्ट वैल्यू ऑफ रियलिस्टिक पर्सन इज टू प्रोटेक्ट वंस लाइफ एंड टू लीव ए बेटर लाइफ। एक हैप्पी लाइफ, एक बेटर लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। इसी को ही वो कहेंगे ये ह्यूमन लाइफ का एम है। मनुष्य जीवन का एम क्या होगा, हम खुद भी सेव रहे, औरों को भी सेव रखे और एक खुशी खुशी जीवन अतिवाहित करे। ओके, दे थिंक दैट सेंसिटिविटी इन मैन इज एसेंस एंड सेंसिटिव पीपुल एक्सपीरियंस वैल्यू। तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं जो बंदे सेंसिटिव होंगे, जो बंदे सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव अबाउट द वर्ल्ड, सेंसिटिव अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड, सेंसिटिव अबाउट द एनवायरमेंट, वही सिर्फ वैल्यू को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, तो रियलिज्म के हिसाब से वैल्यू क्या होना चाहिए, वैल्यू हैप्पी लिविंग का आधार होना चाहिए। हैप्पी लिविंग के लिए हमारे लाइफ में वैल्यू होना चाहिए, लेकिन कौन से वैल्यू, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के बारे में ये नहीं बताते, कोई भी रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में ये नहीं बताते। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन ये ज़्यादातर लिबरल एजुकेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि चाइल्ड को प्रिपेयर करो फॉर हैप्पी लाइफ, फॉर सक्सेसफुल लाइफ। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी लाइफ और फॉर सक्सेसफुल लाइफ। ये भी क्वेश्चंस में आया हुआ है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ के लिए नहीं, होली लाइफ के लिए नहीं, जो आइडियलिस्ट बताते हैं, रियल लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड जो है, ये मटेरियल का वर्ल्ड जो है, जब खाना नहीं मिलेगा तो भूख होगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भजन करो भूख मिट जाएगा। अरे भजन से कभी भी भूख नहीं मिटेगा। रियलिस्ट क्या बोलते हैं, जिसको भूख लग रहा है उसको खाना ही चाहिए, और कोई भी चीज उसका भूख को शांत नहीं कर सकता। इसीलिए मटेरियल चीज ही सबसे बड़ा है, सबसे एसेंसफुल है। ओके, इसीलिए वो बता रहे हैं चाइल्ड को किस लिए प्रिपेयर करना है, रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। रियलिस्ट बताते हैं कि एजुकेशन का काम है उसका फिजिकल को और मेंटल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। क्योंकि फिजिकली क्या करेगा, वो फिजिकली रियल वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस करेगा। मेंटल पावर ज़्यादा होगा तो रियल वर्ल्ड के साथ वो एडजस्ट हो पाएगा। इसीलिए एम ऑफ एजुकेशन हो गया टू डेवलप द फिजिकल एंड मेंटल पावर। फिर रियलिस्ट बताते हैं कि डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, क्योंकि सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज। सेंस के द्वारा ही वो ऑब्जेक्ट के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाएगा। इसीलिए सेंस का ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन का काम ही है सेंस का ट्रेनिंग देना, सो दैट वो बेटर वे में इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाए। फिर नेक्स्ट हो गया इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, नेट में क्वेश्चंस आया हुआ है। कौन सा फिलोसॉफी ज़्यादातर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, वो हो गया रियलिज्म। रियलिज्म वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट नीड के बारे में फोकस कर रहा है। प्रेजेंट नीड, मटेरियल नीड के ऊपर फोकस कर रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, मटेरियल नीड को फुलफिल करना है, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। व्यापार सीखना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, अर्निंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए कौन सी शिक्षा उनको देना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन उनको देना चाहिए, ये मानना है रियलिस्ट का। ओके, तो इनके हिसाब से कोरिकुलम क्या होना चाहिए, तो इनके हिसाब से कोरिकुलम क्या होना चाहिए, कोरिकुलम ये बताते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट कोरिकुलम का पार्ट होना चाहिए जो कि बच्चों को एनेबल करे टू अचीव द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज इनेट पावर। बच्चों के जो आंतरिक शक्ति का विकास करने में जो सब्जेक्ट, जो विषय हेल्पफुल होंगे, ऐसे ही विषय को, ऐसे ही सब्जेक्ट को हम कोर्स में, कोरिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया, क्योंकि रियलिज्म साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है, इसीलिए साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना एम ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। और साइंटिफिक एटीट्यूड को जो जो विषय डेवलप कराएंगे, ऐसे ऐसे विषय को कोरिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। साइंस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसको आप गांठ बांध के रख लो कि रियलिज्म मतलब साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एक बार। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ऐसे एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, इसके साथ साथ वो मदर टंग को इम्पोर्टेंस देते हैं।
ट्रैवल एंड टूर को भी एक मेथड हिसाब करते हैं, ट्रैवल और टूर के द्वारा भी, क्योंकि जब ट्रैवल करोगे, टूर करोगे, प्रकृति को आप एक्सप्लोर करोगे, नए नए स्थानों पर जाओगे, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे प्रकृति के और आप बहुत कुछ सीखोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। इसीलिए ट्रैवल एंड टूर को भी इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड में टीच करना चाहिए, ये ज्यादातर इम्फासिस करते हैं सेंस ट्रेनिंग पर। ये कहना है किसका, लोमिनियस का। लोमिनियस ज्यादातर सेंस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करती है, क्योंकि सेंसेस आर द गेटवे, सेंस के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, इस दुनिया को जानेंगे, इस दुनिया को पहचान पाएंगे। ओके, फिर अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में। ओके, मिल्टन कहते हैं, मिल्टन कहते हैं ट्रैवल मेथड, यानी कि जब ट्रैवल करोगे उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम कुछ चीजों को देख रहे हैं, कुछ चीजों को महसूस कर रहे हैं। ओके, फिर जॉन लॉक जो है, जो टेबुला रासा कॉन्सेप्ट देते हैं, जॉन लॉक फिर एक मेथड के बारे में कहते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ओके, तो रियलिज्म के हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए, रियलिज्म के हिसाब से टीचर एक बैलेंस्ड पोजीशन में, अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये बहुत ही टॉप पोजीशन में दे देते हैं, या फिर नेचुरलिज्म करते हैं तो ये पूरा ही रिजेक्ट कर लेते हैं टीचर को। लेकिन ये रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म बैलेंस्ड पोजीशन में रखता है, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, एक बैलेंस पोजीशन में रखने की कोशिश करता है टीचर को। ओके, टीचर को मास्टरी होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट के ऊपर उनका मास्टरी होनी चाहिए, सो दैट वो स्टूडेंट को अच्छी तरह से बेहतर लेवल के नॉलेज को दे पाए। ओके, फिर हो गया एनकरेज द स्टूडेंट टू डिस्कवर वेरियस थिंग्स, क्योंकि साइंस पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो डिस्कवरी मेथड के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। टीचर वो होना चाहिए जो स्टूडेंट को बेहतर एनकरेज करे, ताकि वो अपने आप चीज़ों को ढूंढे, उनके अंदर इतना क्यूरियोसिटी भर दे कि बच्चे खुद अपने आप दुनिया को एक्सप्लोर करने की इच्छुक बने। ओके, फोस्टर साइंटिफिक टेम्परामेंट, कोई भी ऐसे वैसे बता दे तो उसके पीछे दौड़ने वाला नहीं बने, उनके अंदर सभी चीज़ों को परखने की बुद्धि विकसित हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, सो दैट वो चीज़ों को जांच परख के ही स्वीकार करे। ओके, फिर हो गया टीचर शुड गेट ट्रेनिंग बिफोर बीइंग ए टीचर, ये भी एक बड़ी बात है, कोई बंदा टीचर बनने से पहले उनको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये रियलिज्म में बताया जा रहा है, 17वीं सेंचुरी में बताया जा रहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके, फिर स्टूडेंट के बारे में ये क्या बताते हैं, स्टूडेंट के बारे में ये बताते हैं मोर इम्पोर्टेंट टू चाइल्ड। ओके, जैसे आइडियलिज्म में ज्यादा फोकस कहाँ दिया जा रहा था, आइडियलिज्म में ज्यादा फोकस किया जा रहा था टीचर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है चाइल्ड के ऊपर। ये एडवोकेट करेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन को ये ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन को भी ज्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट के इनर पोटेंशियलिटीज को डेवलप करने की भी बात करेंगे। ओके, तो कौन से टाइप के डिसिप्लिन के बारे में ये बात करते हैं, डिसिप्लिन जो भी होना चाहिए ये बताते हैं कि डिसिप्लिन लव्ड बेस्ड होना चाहिए, सिंपैथी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का काम है हैप्पी लिविंग। बच्चे तभी खुश रह पाएंगे जब आप उनको प्रेम की भाषा बोलोगे, सिंपैथी की भाषा बोलोगे। इसीलिए डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, लव के आधार पे डिसिप्लिन होना चाहिए, सिंपैथी के आधार पे डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आइडियलिज्म जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखता है, ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये क्या है, इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वहां पर रहता है कि बच्चे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर और एक बात है, जैसे आइडियलिज्म में डिसिप्लिन कैसा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, यहाँ पर फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन है, या फिर आप कह सकते हो आइडियलिज्म जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है। बच्चों को यहाँ पर फ्रीडम देने की बात कही जाती है, जैसे कि हम नेचुरलिज्म में भी देखते हैं, बच्चों को फ्रीडम देने की बात कही जाती है। डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, जैसे नेचुरलिज्म कहते हैं नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के आधार पे ही डिसिप्लिन देना चाहिए, यानी कि लेट द नेचर बी देयर टीचर, जैसे हम नेचुरलिज्म में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम ही है। इम्प्रेसियोनिस्टिक एंड इमांसिपेटोरी डिसिप्लिन रहना चाहिए, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। इम्प्रेसियोनिस्टिक एंड इमांसिपेटोरी डिसिप्लिन कहाँ पर है, ये रियलिज्म पर है। ओके, तो रियलिज्म स्कूल के बारे में क्या बताती है, रियलिज्म स्कूल के बारे में बताते हैं ये जैसे लैप ऑफ मदर है, माँ की लैप जैसा ही है, जहाँ पर ये फुल अफेक्शन पाएंगे, लव पाएंगे, सिंपैथी पाएंगे, ऐसा एक प्लेस होना चाहिए, वो होगा स्कूल। ये मानना था किसका, कॉमेनियस का। तो नो स्कूल इज प्रेस्क्राइब्ड बाय टूअर मेथड, जो टूअर मेथड के प्रोपाउंडर होते हैं, वो टूअर मेथड को फॉलो करने वाले होते हैं, वो स्कूल को कभी भी प्रीफर नहीं करते, क्योंकि टूअर मेथड में आपको घूमना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो नो
फिक्स्ड प्लेस, स्कूल एक फिक्स्ड प्लेस है जहाँ पर बच्चे सीखेंगे, लेकिन टूर वाले क्या करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर कभी और कहाँ पर। ओके, स्कूल को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जैसे कि फ्रांसिस बेकन हो गए, वो कहेंगे स्कूल को एक लैब जैसा बना दो, स्कूल को एक्सपेरिमेंटेशन का आधार बना लो, बच्चे वहाँ पर ही सीखे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कैसे करके हम सत्य तक पहुँच सकते हैं, सत्य को कैसे परख सकते हैं, कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे, यह स्कूल पर ही होना चाहिए, सो दैट बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर आगे बढ़े। ओके, तो ये था रियलिज्म के ऊपर। और रियलिज्म के बहुत सारे टाइप्स भी है, वो टाइप्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, पहला जो फॉर्म्स है वो है ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म। ओके, ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म ये 15th सेंचुरी का एक रियलिज्म है, जिसका प्रोटागोनिस्ट है एरास्मस एंड मिल्टन। मिल्टन मतलब कौन से मिल्टन है, वो जो ब्लाइंड पोएट, वो ब्लाइंड पोएट जो थे जॉन मिल्टन, जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखा है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज गेन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में जो मास्टर डिग्री पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज गेन। ओके, तो ये ज्यादातर ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म कौन सी बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर कैन एलोन कंटेन ऑल एसेंशियल फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, लिटरेचर के द्वारा ही हम सक्सेस को पा सकते हैं, हैप्पीनेस को पा सकते हैं, ये कहना है ह्यूमैनिस्टिक रियलिस्ट वालों का। ओके, तो ये कहते हैं ज्यादातर इंपोर्टेंस किसको देना चाहिए, जो हाईली रीच्ड लिटरेचर वाले होंगे, यानी कि ग्रीक लिटरेचर को, रोमन लिटरेचर को ज्यादातर तवज्जो ये लोग देते हैं। और ये कहते हैं लिटरेचर के द्वारा ही ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट हो सकता है। तो जो मिल्टन थे, मिल्टन का एक एजुकेशनल बुक्स भी है, उनका बुक्स का नाम हो गया ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ओके, ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन ये बहुत ही फेमस बुक है। ओके, लेकिन उनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन आप देखोगे एजुकेशन को छोड़ के, तो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज गेन है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, फिर सोशल रियलिज्म क्या है, सोशल रियलिज्म का प्रोपाउंडर है जॉन लॉक और मेंटिगन। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सोसाइटी के ऊपर, सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि ये सोशल रियलिज्म है। ये क्रिटिसाइज करते हैं बुकिस नॉलेज को, जैसे रूसो बुकिस नॉलेज को क्रिटिसाइज करते थे, ये भी क्रिटिसाइज करते हैं सोशल रियलिज्म। जॉन लॉक टेबुला रसा वाला कॉन्सेप्ट जो दिया है। ओके, ये बताते हैं कि लिविंग वेल रादर देन लर्निंग, जीना सबसे गुरुत्वपूर्ण है और अच्छे से जीना उससे भी गुरुत्वपूर्ण है, इसीलिए वो कहते हैं लिविंग वेल रादर देन लर्निंग इज द मेन कंसर्न। ओके, मैन कैन ओनली गेट हैप्पीनेस इफ ही एडजस्ट टू द सोसाइटी, अगर समाज में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, समाज के रूल रेगुलेशन के आधार पर आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हैप्पीनेस मिलना भी मुश्किल है। फिर सोशल रियलिज्म क्या कहता है, सोशल रियलिज्म कहता है एजुकेशन का पर्पस है टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल मैन फॉर द वर्ल्ड, इस दुनिया के लिए प्रैक्टिकल मैन को प्रिपेयर करना एजुकेशन का काम है। मतलब ये समाज को कैसा मनुष्य चाहिए, समाज को प्रैक्टिकल मैन चाहिए, समाज के लिए जो काम में आ रहा है ऐसे काम करने वाले प्रैक्टिकल मैन चाहिए, मतलब साइंटिस्ट जैसे व्यक्ति चाहिए जो दुनिया को नए नए डिस्कवरीज के द्वारा समाज को और बेहतर कर सके। ओके, तो जॉन लॉक का कुछ बुक्स है, जैसे कि सम थॉट्स कंसर्निंग ऑन एजुकेशन, ये भी बहुत ही फेमस बुक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर हो गया और एक टाइप का रियलिज्म, वो है सेंस रियलिज्म। ओके, यहाँ के नाम से ही पता चल रहा है सेंस के ऊपर ये ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ये कौन कौन से है, फ्रांसिस बेकन है, रात्के है, कोमेनियस है, ये सारे इनका प्रोपाउंडर है। ओके, ये कहेंगे सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, नॉलेज पाना है तो आपको सेंस को बेटर करना पड़ेगा, 5 इंद्रियों को मजबूत करना पड़ेगा, सेंस की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ओके, और ये फोकस करेंगे मदर टंग के ऊपर, फोकस करेंगे मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ओके, ये जो मेथड को प्रिफर करेंगे वो हो गया ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमको अगर सेंस के द्वारा नॉलेज लेना है तो सबसे ट्रस्टेड मेथड हो जाएगा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा ही हम राइट नॉलेज को ले सकते हैं। बेकन का एक बुक है नोवम ऑर्गेनम, ये बहुत ही फेमस बुक है, फ्रांसिस बेकन का नोवम ऑर्गेनम। ओके, इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर हो गया और एक टाइप का रियलिज्म, वो हो गया स्कॉलास्टिक रियलिज्म। तो स्कॉलास्टिक रियलिज्म किसने दिया है, एक्वाइनस ने दिया है, और ये फिलोसॉफी एस्क्राइब करता है रोमन कैथोलिक को। रियलिज्म के अंदर अगर आइडियलिज्म को भर दिया जाए, कुछ आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी को भर दिया जाए, तो ये
हो जाएगा स्कॉलेस्टिक रियलिज्म। यहाँ पर इंपोर्टेंस दिया जाएगा इटर्नल ट्रूथ के ऊपर। ओके, यहाँ पर फोकस किया जाएगा मोरालिटी के ऊपर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिलीजन के ऊपर, क्योंकि ये रिलीजियस फिलोसॉफी है, ये रिलीजियस रियलिज्म है। ओके, फिर आएगा जो मॉडर्न फिलोसोफर होते हैं वो न्यू रियलिज्म है। ओके, मॉडर्न रियलिस्ट को कहा जाएगा न्यू रियलिज्म। यहाँ पर ज्यादातर आप देखेंगे व्हाइट हेड, रसेल जैसे व्यक्तियों को। ओके, और ये दोनों बहुत ही फेमस है, क्योंकि इनका जो फेमस बुक्स है ना, प्रिंसिपिया मैथमेटिका और प्रोसेस एंड रियलिटी, बहुत ही फेमस बुक है। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ न्यू रियलिज्म, ये ज्यादातर आप देखेंगे हिगेल का जो कॉन्सेप्ट था, हिगेलियन मेटाफिजिक्स था, उसके अगेंस्ट में ये निकला हुआ फिलोसॉफी है। ओके, और ये फिलोसॉफी ज्यादातर किसके इर्द गिर्द घूमेगा? साइंस के इर्द गिर्द घूमेगा। इट इज नोन फॉर इट्स फिलोसॉफी ऑन साइंस। ओके, और ये ज्यादातर इम्फासिस करेगा एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर। ये प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रोसेस के बारे में ज्यादा कौन बताते हैं? व्हाइट हेड बताते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोसेस फिलोसॉफी के एक फिलोसोफर है। ज्यादातर प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर ध्यान में देखोगे तो प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। आप जब एसएसबी का प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, कौन से प्रोसेस में ट्रस्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस के आधार पे ही आपका लाइफ डिटरमाइन होने वाला है। कौन से प्रोसेस, आप शॉर्टकट मेथड में जा रहे हो, लॉन्ग कट मेथड में जा रहे हो, मेहनत के मेथड में जा रहे हो, कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, दैट प्रोसेस मेक्स यू, आपको वो प्रोसेस बनाएगा। इस तो प्रोसेस फिलोसॉफी को बताएंगे, व्हाइट हेड बताएंगे। ओके, प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। आप जो पढ़ोगे, ये जो 2 महीना आप पढ़ोगे ना, ये प्रोसेस में जब जाओगे आपका माइंड एक्सपांड होगा, आपका थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, आप में बहुत सारी नॉलेज डेवलप्ड हो जाएगी, और ये नॉलेज आपको आगे लेगा, ये थिंकिंग आपको आगे लेगा, ये मेहनत आपको बहुत ही आगे लेगा। यू आर नॉट दैट व्हाट यू आर टुडे, आफ्टर 2 months यू आर नॉट दैट व्हाट यू आर टुडे। आज जो है आप 2 महीने के बाद वो नहीं रहेंगे। आप में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, क्योंकि आपने राइट प्रोसेस को चुना है। दैट प्रोसेस मेक्स यू। इसीलिए अच्छे प्रोसेस होना चाहिए हमारे स्टडी का। रियलिज्म का भी क्रिटिसिज्म है। कोई भी फिलोसॉफी आज तक बच नहीं सका है जिसका क्रिटिसिज्म ना हुआ हो। इसका भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। ये ज़्यादातर मेटेरियल वर्ल्ड पर फोकस कर देता है, और किसको नेगलेक्ट करता है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नेगलेक्ट करता है। ये ज़्यादातर किसको इग्नोर करता है? हमारे इमोशन को इग्नोर करता है, इमेजिनेशन को इग्नोर करता है, ये नेगलेक्ट करता है मेडिटेशन, योगा के ऊपर। ओके, क्योंकि अब जब तक मेडिटेशन, योगा नहीं करोगे, माइंड को फोकस नहीं कर पाओगे, पीस ऑफ माइंड अटेंड कर ही नहीं पाओगे। ओके, इसको ये नेगलेक्ट करता है। और ये नेगलेक्ट करता है सोशल साइंस, क्योंकि ये साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, सोशल साइंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।